नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी विपक्ष के आगे मोदी सरकार के सरेंडर की। विस्तार से जवाब देने का तैयार है। झारखंड में मचे बवाल की। जानेंगे अमित शाह पर राहुल गांधी के बड़े खुलासे को। टीएमसी के बागी सांसदों ने कैसे उड़ाई बीजेपी की नींद। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कैसे फंसते दिख रहे हैं लोकसभा स्पीकर। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयपुर में कांग्रेस की हिसाब मांगो रैली पर बवाल। वाटर कैनन चला तो धरने पर बैठे कांग्रेसी। पुलिस से टकराव में एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हुई घायल। योगी सरकार पर बसपा नेता आकाश आनंद का बड़ा हमला। कहा, आपके टैक्स के पैसे से बीजेपी सरकार ने अपनी नाकामियां छुपाई। अखिलेश और राहुल गांधी को बताया अंकल। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने YouTube पर अपलोड किया छात्रों की गूंज कार्यक्रम का वीडियो। छात्रों के बीच उठाए गए दर्द, डेटा और दौलत से जुड़े सवाल किए पेश। कई भाषाओं में उपलब्ध है ये वीडियो। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया आंदोलन का ऐलान। 16 से 20 अगस्त के बीच जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। 21 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से करेगा मुलाकात। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 43 अंकों की तेजी के साथ 78,542 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 13 अंकों के उछाल के साथ 24,583 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने विपक्ष के सामने घुटने टेक दिए हैं। 3 सप्ताह से संसद में गतिरोध बना हुआ था। कारण था गृह मंत्री अमित शाह का सदन से भागना। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का बयान सामने आता है कि वो शाह को भागने नहीं देंगे, बीजेपी सरेंडर करती दिखाई देने लगी है। शाह सदन में आने को तैयार हो गए हैं, लेकिन विपक्ष और सरकार के बीच टकराव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का ये मानसून सत्र मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक के बाद एक मुद्दों पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। पहले छात्रों के विरोध के आगे मजबूर होकर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और अब विपक्ष के विरोध के आगे भी सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह अब सदन में आने को तैयार हो गए हैं और वो विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। हालांकि इसकी जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा, विस्तार से जवाब देने का तैयार है। मैं अनुरोध करता हूँ कांग्रेस पार्टी और इनको के गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार। हालांकि गृहमंत्री सदन में जवाब कब देंगे, रिजिजू ने इसकी जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शाह के बयान का वक्त तय करेंगे। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। इसे लेकर सदन के अंदर तो विपक्ष आवाज उठा ही रहा है, साथ ही सदन के बाहर प्रदर्शन भी लगातार जारी है। पूरे मानसून सत्र में विपक्ष ने इसी तरह सरकार को घेरने का काम किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, अब घर में बैठ के हुकूमत चलाते हो और हम यहाँ पर बहुत से हमारे एमपीज एमएलए सारे लोग एक होकर एक आवाज में डिमांड कर रहे हैं कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आखिर हम जवाब किससे मांगे। सरकार सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार सवाल से क्यों भाग रही है? लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, करंट लगा, बहुतों को चोटें लगी, अस्पताल में बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान गए, एडमिट हुए। इलाहाबाद में आज भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। विपक्ष की इस एकजुटता से सरकार पर भी दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि उसे एक बार फिर बैकफुट पर आना पड़ा। ऐसे में इंतजार अब अमित शाह के सदन में भाषण का है। देखना ये होगा कि विपक्ष के आरोपों के जवाब में शाह का क्या रुख होता है। क्या वो लाठीचार्ज की जिम्मेदारी लेंगे और अगर ऐसा होता है तो क्या वो भी इस्तीफा देंगे, ये बड़ा सवाल है।
शाह सदन में आएंगे लेकिन विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, इस पर सवाल बने हुए हैं। और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि वो सदन में कब आएंगे। शाह पर संसद में छिड़ा संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा। वहीं झारखंड में भी सरकार और छात्रों के बीच जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। छात्रों ने विधानसभा को ही घेर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्र काफी वक्त से मोर्चा खोले हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अब रांची में छात्र आर पार के मूड में हैं। छात्रों ने विधानसभा तक मार्च निकाला। अलग अलग राज्यों से आए लोग इसमें शामिल हुए और बीजेपी के कई नेता भी आंदोलन में जुड़े। अनशनकारी देवेंद्र नाथ महतो भी इस मार्च में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस की तरफ से छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। पुलिस ने छात्रों को आखिरी चेतावनी देकर रोका, लेकिन छात्र नहीं माने। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते चले गए और विधानसभा के गेट पर पहुंच गए। विधानसभा के पास छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस का आरोप है कि पुलिस वालों पर प्रदर्शनकारियों ने चप्पल और बोतलें फेंकी, जिसके चलते पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। बता दें कि छात्र और सरकार के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है, जिसमें लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन गई। हालांकि छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार ने नहीं माना है। इस पर पेंच फंसा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले सीआईडी डिप्टी परीक्षा नियंत्रक समेत 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और ये पूरा घटनाक्रम तब देखने को मिला जब जेपीएससी के बचे हुए तीनों सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि झारखंड में ये मामला कब शांत होता है। झारखंड में जो बवाल मचा हुआ है उसके पीछे बीजेपी का हाथ मारा जा रहा है, क्योंकि सरकार छात्रों की लगभग सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई है। ऐसे में सवाल बीजेपी की भूमिका पर खड़े हो गए हैं। वही सवाल मोदी सरकार पर भी बने हुए हैं। राहुल गांधी ने जंतर मंतर में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एक लेख लिखा है और निशाना देश के गृह मंत्री हैं। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष पुलिस कार्रवाई को लेकर बीजेपी को घेर रहा है। राहुल लगातार अमित शाह से मांग कर रहे हैं कि वो सदन में आए और विपक्ष के सवालों का जवाब दें। बताएं कि इन सब के पीछे क्या उनका आदेश था, या फिर उन्हें पता ही नहीं था कि पुलिस क्या करने वाली है। इसलिए अब राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरते हुए अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखा है। इसका शीर्षक है आइदर कल्पेबल और इनकम्पिटेंट, यानी या तो दोषी अथवा अक्षम है, जिसे उन्होंने एक्स पर शेयर भी किया है। राहुल ने लिखा, पैलेट गन, कील लगे डंडे, आंसू गैस के गोले उन छात्रों पर दागे गए जो शांति पूर्वक अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे थे। पुलिस कर्मियों ने युवतियों को पीटा, कई की गुप्तांगों पर चोटें आई, नाबालिगों की हड्डियां टूट गई। मोदी सरकार सवालों का जवाब इस तरह देती है और गृह मंत्री लगभग 20 दिन बीत गए और अमित शाह सदन में जवाब देने नहीं आए। विपक्ष के हर चर्चा प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। उनकी चुप्पी कोई चूक नहीं है, ये हिंसा का समर्थन है, या तो वो दोषी है या अक्षम। राहुल ने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं और अब जब तक उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सीधी चेतावनी दे दी है। कहा है कि पीएम मोदी स्पष्ट रूप से वास्तविकता से कट चुके हैं। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि देश भर के युवा जाग चुके हैं। उनकी छवि नष्ट हो चुकी है और अब उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। भारत के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या किसी भी अधिकारी को उनके कामों के नतीजों से बचने नहीं देंगे। राहुल की चेतावनी ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। छात्रों पर पुलिस के हमले ने बीजेपी को फंसा दिया है। वहीं टीएमसी के बागी सांसदों के बदले रुख ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। जिन सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की थी, अब वो वापस ममता के खेमे में जाने के संकेत दे रहे हैं। खुलकर बोल रहे हैं कि हम एनडीए में नहीं जाएंगे, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब बागी सांसदों का क्या होगा। लोकसभा स्पीकर ने एनसीपीआई में मर्जर को मंजूरी नहीं दी है, तो क्या सभी बागी सांसदों की सदस्यता होगी रद्द? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में हुई टूट के बाद केंद्र में एनडीए के समर्थन का दायरा बढ़ गया है, लेकिन अब यही बागी सांसद एनडीए की मुश्किलें भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बागियों में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। टीएमसी के 20 सांसद जो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे, उनमें से कई सांसद अब एनडीए से भी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं।
टीएमसी के बागी सांसदों में 3 सांसद लगातार एनडीए की मंगल मिलन की बैठक से दूरी बना रहे थे, जिसके बाद कयास ये थे कि वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और अब बागी सांसदों ने खुलकर अपना रुख साफ कर दिया है। टीएमसी के 3 बागी मुस्लिम सांसद अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान ने कहा है कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और वे एनडीए का हिस्सा भी नहीं है। तीनों सांसदों के मुताबिक वे बीजेपी की राजनीति से सहमत नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के हित में केंद्र और राज्य सरकार के साथ काम करेंगे। ये तीनों ही उन 20 बागी टीएमसी सांसदों में शामिल है जिन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव के कुछ ही हफ्तों बाद ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय किया था। साथ ही एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की थी। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से एनसीपीआई सांसद के तौर पर मान्यता नहीं दी है। अबू ताहिर और खलीलुर रहमान के मुताबिक स्पीकर अभी भी उन्हें संसद में टीएमसी सांसद कहकर संबोधित करते हैं और उनके नाम के साथ टीएमसी लिखा जाता है। अब माना तो ये भी जा रहा है कि टीएमसी के ये 3 बागी सांसद ममता बनर्जी के साथ वापस जाना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये एनडीए के लिए झटका साबित होगा। टीएमसी के बागी सांसद बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, वही मुसीबत सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी से बगावत करने वाले शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे गुट में जाने की मंजूरी देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान, देखें इस रिपोर्ट में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर मचा बवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के 6 सांसदों ने बगावत कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बागी सांसदों को शिंदे की शिवसेना में विलय की मंजूरी भी दे दी। बिरला के इसी फैसले को उद्धव गुट ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, याचिका दाखिल की है, जिस पर 10 अगस्त को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि प्रतिवादियों की कोशिश संसद के चल रहे मॉनसून सत्र को किसी भी तरह से गुजारने की है। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी याचिकाकर्ता की तरफ से ही कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि जब सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कोई याचिका दायर नहीं की गई तो स्पीकर के पास विलय को मंजूरी देने वाला आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। स्पीकर विलय को मंजूरी देने का आदेश तभी पारित कर सकते हैं जब वो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दायर किसी आवेदन को खारिज कर रहे हों। सिब्बल ने यह भी कहा कि स्पीकर ने यूबीटी पक्ष को अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया। इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ। ऐसे में सुनवाई को स्थगित करना पड़ा और 2 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई तय की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में शिंदे और स्पीकर बिरला का फंसना तय माना जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने बैठक की थी जिसमें एनडीए के नवनिर्वाचित और बागी सांसद भी शामिल थे, जिस पर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी समेत एनडीए पर निशाना साधा था और सवाल किया था कि जब शिवसेना के बागी सांसदों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो उन्हें बैठक में क्यों शामिल किया गया, जैसे सरकार पहले ही घिरी हुई थी और अब कोर्ट में भी सरकार का घिरना तय है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई कर रहा है और लोकसभा स्पीकर इस मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। वही बीजेपी भी बुरी तरह से घिरती दिख रही है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस था, इसे लेकर विपक्षी दलों की तरफ से कार्यक्रम भी किए गए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम करना तो दूर रहा, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक नहीं की गई, जिस पर अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पूछा है कि क्या बीजेपी आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के नाम से जाना जाता है, जिसे पूरी दुनिया मनाती है। राजनीतिक पार्टियां भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित करती है या कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पर आदिवासी दिवस से जुड़ा एक पोस्ट कर देती है। बीते दिन भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत तमाम राजनेताओं और राजनीतिक दलों ने इसकी शुभकामनाएं दी, लेकिन बीजेपी ने कोई पोस्ट नहीं किया, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी पर आदिवासी विरोधी होने के आरोप लगने लगे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राम के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा शबरी के आदिवासी समाज के सम्मान को भूल जाती है। विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा की बेरुखी ने उनकी आदिवासी विरोधी सोच को उजागर कर दिया। ना कोई बड़ा आयोजन, ना सम्मान का संदेश और ना ही मुख्यमंत्री या भाजपा की ओर से कोई पोस्ट। चुनाव में आदिवासी याद आते हैं लेकिन सम्मान के दिन नहीं। कांग्रेस आदिवासी के चेयरमैन विक्रांत भूरिया ने भी इस पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा, विश्व आदिवासी दिवस जब हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व मनाता है, वर्ल्ड ट्राइबल डे, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे, और सबसे बड़ी जो सामने चौंकाने वाली चीज आई कि हमारे देश के भाजपा के बड़े बड़े नेता आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई देना ही भूल गए। इससे साफ है इनकी जो आदिवासी विरोधी सोच है वो चीज उजागर होती है और ये बताते हैं कि ये आदिवासियों को वनवासी मानते हैं, सिर्फ जंगल में रहने वाला। ये उनको असली मूल निवासी इस देश का नहीं मानते हैं।
तो मैं इन सभी बड़े बड़े नेताओं को बोलना चाहूंगा कि आदिवासी समाज आपको देख रहा है और जिस तरह से नफरत आप आदिवासियों से करते हैं ये सब उजागर हो चुका है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर ऐसे आरोप लगे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना और ग्रेट निकोबार परियोजना, जिससे हजारों आदिवासी समुदाय से आने वाले लोगों का जीवन खतरे में है, उस पर भी सरकार घिरी है। यानी साफ है कि आदिवासियों को लेकर बीजेपी की मानसिकता अब उजागर हो गई है। आदिवासी दिवस को बीजेपी भूल गई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की जमीन को बीजेपी की सरकार भूलती दिख रही है। चीन धीरे धीरे कर अरुणाचल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। वो दावा भी करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। वहीं मोदी सरकार चीन के दावे और उसकी कब्जे की नीति पर आंखें बंद किए बैठी है। अब कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की सीमा में चीन अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर लंबे वक्त से उसकी नजर बनी हुई है और अब वहां के स्थानीय लोग ही ये दावा कर रहे हैं कि इस राज्य के कई हिस्सों पर चीन अपना कब्जा भी जमा चुका है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ऐसे वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं जिनमें स्थानीय लोग उन इलाकों का नाम तक बता रहे हैं जिन पर चीन अपना कब्जा जमा चुका है, जिसके बाद मोदी सरकार गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष भी हमलावर हो गया है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने ऐसे ही एक शख्स का वीडियो शेयर किया है जो बता रहे हैं कि चीन कैसे भारत में घुस रहा है। साथ ही सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि कैसे भी भारत के इन इलाकों को चीन से बचा ले। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हम खुद लोकल आदमी बोल रहा है चाइना आया है, अभी इंडिया का जमीन को लिया है, पोखरेला को लिया है बोल के मत, तो उसको भी जूत दे बोल, तो क्या बोलेगा अभी उसको आप लोग पॉलिटिक्स मत कीजिए। जितना भी अरुणाचल का जो भी पॉलिटिक्स लीडर से रिक्वेस्ट है उसको आप लोग एकजुट करके उसको सब कदम से कदम मिला के उसको आप लोग जो कुछ न कुछ करने से जो इंडियन गवर्नमेंट को भी फोर्सफुली करना है और जो भी हो चाइना जो अभी ऑक्युपाइड किया उसको किसी करके वापस लेना है। इस वीडियो के साथ पवन खेड़ा ने सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी जी, अरुणाचल प्रदेश के लोग जमीनी हकीकत जानते हैं। वे समय समय पर चेतावनी देते रहे हैं और भारत की रक्षा के लिए मजबूती से डटे हुए हैं, लेकिन लगता है कि आपके कानों तक कोई बात नहीं पहुंचती। कुछ अहम सवाल उठते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ पर आप चुप क्यों हैं? आप अपनी निजी छवि और छोटी मोटी राजनीति के लिए भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी या आरएसएस की चीन के साथ कोई गुप्त समझ है जिसके बारे में भारत की जनता को नहीं बताया जा रहा? वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही मोदी हैं जिसने गलवान में हमारे 20 जवान शहीद होने के बाद भी चीन को ना कोई घुस आया है ना कोई घुसा हुआ है बोलकर क्लीन चिट थमा दी थी। अभी भी सरकार मुंह में दही जमाए बैठी है। क्या भाजपा, आरएसएस और चीन का कोई गुप्त समझौता हो चुका है? दरअसल ये कोई पहला ऐसा वीडियो नहीं है। इससे पहले भी ऐसे ही एक और युवक का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो इंडिया को गुड बाय कह रहा था। उसका कहना था कि जल्दी ही वो चीन का हिस्सा बन जाएगा क्योंकि चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को हड़प रहा है। इस वीडियो के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के लिए लिखा कि सीमाओं की चिंता करो, परिसीमन की नहीं। अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं जिससे सरकार बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि इस पर मोदी सरकार क्या सफाई देती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जंतर मंतर पर जिस तरह से जैनजी ने अपना असर दिखाया है उससे मौजूदा सरकार काफ़ी परेशान है। अभी हाल ही में एक अखबार ने एक सर्वे किया जिसमें बताया गया कि अगले चुनाव के लिए जैनजी 22% मतदाता के तौर पर मौजूद है और वो अगर 2% भी किसी तरफ चला जाएगा तो चुनाव का रुख बदल सकता है। इसको लेकर के बीजेपी और संघ काफ़ी परेशान हैं और लगातार जैनजी को पटाने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से मोदी सरकार और संघ उनके और भक्त लोग किस तरह से जैनजी को अपने फेवर में करेंगे, क्योंकि हाल ही के उपचुनाव ने ये तो ज़रूर बता दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है का नारा अब कुछ धुंधला पड़ता जा रहा है।
इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।